आप पृथ्वी से ऊपर 250 मील की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उड़ रहे हैं। आपने खिड़की से बाहर नजर डाली तो आपकी आंखें हैरानी से फैल गईं। रात के समय यूरोप के ठीक ऊपर एक चमकीला नीला फ्लैश दिखता है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ किसी अजीब चीज का विस्फोट हुआ हो। इस तरह का एक अजीबोगरीब चमकने वाला इवेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार एक फ्रांसीसी एस्ट्रोनॉट ने देखा। वैसे यह विस्फोट तो बिल्कुल नहीं था, वह बिजली कड़की थी जो ऊपर की ओर निकली थी। कुछ समय पहले तक यह घटना पायलट्स के बीच एक तरह की परी कथा थी। वैज्ञानिकों ने ऊपर की ओर चढ़ती बिजली और ऊंचाई पर लाल और नीले रंग के फ्लैश के बारे में उनकी कहानियां सुनी थीं। लेकिन इन चमक पैदा करने वाली घटनाओं की मौजूदगी का कोई पक्का सबूत नहीं था। लेकिन वे मौजूद हैं और उन्हें स्प्राइट्स, एल्विस, ट्रोल्स और गोस्ट कहा जाता है। वैसे साधारण बिजली कैसे काम करती है? एक बादल में नम हवा के मास एक दूसरे के खिलाफ रगड़ खाते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यह लगभग वैसा ही होगा जैसे अगर आप ऊनी स्वेटर पहनकर डांस करते हैं। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाता है। फिर अगर आप किसी दरवाजे के मेटल के नॉब को छूते हैं तो आपकी उंगलियों और दरवाजे के बीच एक डिस्चार्ज होता है। यह आपके शरीर से निकलने वाली बिजली है। देखा जाए तो एक बिजली कड़काने वाला बादल एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज बनाता है। एकदम से थोड़ा रुककर बादल में एक लीडर पैदा होता है। यह एक ब्राइट थर्मो आयोनाइज चैनल है, या फिर सरल भाषा में कहें तो बिजली कड़कती है। लीडर कुछ दसियों फीट के टुकड़ों में जमीन की ओर बढ़ता है। फिर यह 2 लाख मील प्रति घंटे की एवरेज स्पीड तक तेज हो जाता है। उस स्पीड से आप केवल 7 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचते हैं। फिर एक दूसरे के उलट चार्ज वाले पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ने और एक दूसरे की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो एक साथ नेगेटिव चार्ज हुए लीडर के साथ पृथ्वी से पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर की ओर सफर शुरू करता है। पृथ्वी से इलेक्ट्रिक चार्ज एक चैनल में नेगेटिव चार्ज लीडर से जुड़ता है। यह तब होता है जब सबसे चमकदार और तेज डिस्चार्ज होता है। हम इसे बिजली कड़कना कहते हैं। इस डिस्चार्ज को आप थंडर के रूप में सुनते हैं। बादलों में कड़कने वाली मेन बिजली ऊपर से नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर स्ट्राइक करती है। हाँ, यानी बिजली असल में ऊपर की दिशा में उठती है। यह ऐसा है जैसे पृथ्वी गरजने वाले बादलों पर वापस हमला कर रही हो। वैसे यह चार्ज 30,000 एम्पियर तक पहुंच सकता है। आपके घर पर लगे बिजली के स्विच में केवल 15 एम्पियर होते हैं। जानते हैं, बिजली की लंबाई का रिकॉर्ड लगभग 440 मील का है। यह कंसास स्टेट की चौड़ाई से भी ज्यादा है। मौसम विज्ञानियों ने ऐसी बिजली ब्राजील में रिकॉर्ड की। यह बहुत बड़ी गरज वाला डिस्चार्ज था। साथ ही सबसे लंबी बिजली गिरने का रिकॉर्ड अर्जेंटीना में दर्ज किया गया। वहाँ एक बार बिजली गिरने की घटना 16.3 सेकंड तक रिकॉर्ड की गई थी। तुलना करें तो आप 0.1 सेकंड पर पलक झपकते हैं। चलिए हम एक रेगुलर बिजली की चमक को देखते हैं। जमीन से पॉजिटिव पार्टिकल्स ने बादल में मौजूद नेगेटिव पार्टिकल्स को बेअसर कर दिया, लेकिन बादल अभी भी पॉजिटिव पार्टिकल्स से भरा हुआ है। वे जमा होते रहते हैं और बिजली की चमक पैदा करने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। एक बार जब चार्ज एक खास पॉइंट पर पहुंच जाता है तो बिजली पैदा करने वाले बादल उस चार्ज को दर्जनों मील ऊपर की ओर फेंक देते हैं। इसे ब्लू जेट कहते हैं। यह ठीक वैसा ही चमकदार इवेंट है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक फ्रांसीसी एस्ट्रोनॉट ने देखा था। नीले रंग के जेट ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने ऊपर की तरफ गैस बर्नर चालू कर दिया हो। पॉजिटिव तरीके से चार्ज किए गए नीले जेट नेगेटिव तरह से चार्ज किए हुए पार्टिकल्स के साथ ऊंचाई पर पहुंचकर बेअसर हो जाते हैं। लेकिन जमीन पर लोग नीले जेट नहीं देख सकते। बिजली पैदा करने वाले कड़कते बादलों से यह नजारा दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें एक एरोप्लेन से देखा जा सकता है। इसलिए लंबे समय तक कमर्शियल एयरलाइन पायलट इस घटना को देखने वाले इकलौते गवाह थे। ISS भी जेट को ऑब्जर्व करने के लिए एक शानदार जगह है, क्योंकि ये घने बादलों के टॉप पर पैदा होते हैं और दर्जनों मील ऊपर की तरफ शूट करते हैं। लेकिन अगर आप और भी ऊपर चढ़ते हैं तो आप इस तरह का अजीबोगरीब बिजली का कड़कना देख सकते हैं। यह एक स्प्राइट है। यह एक जेलीफिश की तरह ज्यादा दिखता है। टॉप पर लाल चार्ज का एक बादल और नीचे उतरते छोटे छोटे जालों का एक बंच।
एक सामान्य कड़कती बिजली का टेम्परेचर लगभग 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, लेकिन आप अपने हाथों से एक स्प्राइट को छू सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से डरते न हो, स्प्राइट में एनर्जी की बचत करने वाले लाइट बल्ब के बराबर टेम्परेचर होता है। वैसे सभी स्प्राइट्स मेसोस्फीयर में पैदा होते हैं। यह हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है जो लगभग 31 मील की ऊंचाई से शुरू होती है। साथ ही यह हमारे प्लेनेट की सबसे ठंडी जगह है। जमीन पर जहां हम रहते हैं वहां की हवा काफी डेंस है। यहाँ पर हवा में काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। वे सूर्य की किरणों से गर्मी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन हम जितना ऊपर जाते हैं हवा के मॉलिक्यूल्स उतने ही कम हो जाते हैं। जिस ऊंचाई पर कमर्शियल एयरलाइन प्लेन उड़ान भरते हैं उस गर्मी को इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर्याप्त हवा नहीं होती है। आप वहाँ सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हर एरोप्लेन में इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन मास्क होते हैं। वैसे यहाँ का टेम्परेचर साउथ पोल से भी ज्यादा ठंडा होता है। मेसोस्फीयर में लगभग कोई हवा नहीं होती। साथ ही यहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो सकता है। इसके साथ ही आमतौर पर कड़कती बिजली का टेम्परेचर खुद ही काफी ज्यादा होता है। यह ऐसा है जैसे आपने एक ग्लास उबलते पानी को ठंडे पानी के एक बड़े से बैरल में डाल दिया हो। टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। स्प्राइट केवल तभी दिखाई दे सकते हैं जब नीचे थंडर के साथ वे जुड़ते हैं। जैसे ही बादल में डिस्चार्ज होता है, मेसोस्फीयर में एक स्प्राइट दिखाई देता है। यह एटमॉस्फेयर में चार्ज की मात्रा को बराबर करने का प्रयास करता है। तो यह ऐसा है जैसे बिजली कड़कने की ये लाल चमक गरज के साथ नीचे तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। वैसे एक स्प्राइट का साइज मैसाचुसेट्स स्टेट जितना चौड़ा हो सकता है। देखें तो यहाँ पर एक गोस्ट भी है। यह स्प्राइट के ठीक बाद 1 सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में दिखाई दे सकता है। यह ऑरोरा की जगह एक फीकी हरी चमक है। उन्हें पहली बार 2014 में खोजा गया था। वैसे वैज्ञानिकों ने इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन केवल 2019 में किया था। उनके बारे में अभी भी काफी कम जानकारी है, लेकिन एक कल्पना है कि गोस्ट और ऑरोरा में कुछ कॉमन है। कम से कम उन दोनों का रंग हरा है। साथ में यह एक्टिवेट हुए ऑक्सीजन एटम्स के कारण पैदा हो सकता है। कभी कभी हम स्प्राइट्स के साथ ट्रोल भी देख सकते हैं। वे खंभे की तरह दिखते हैं जो एक स्प्राइट को सपोर्ट करते दिखते हैं। यह स्प्राइट के जाल के आखिर में एक लाल चमक की तरह है। अगले ही पल में ट्रोल अपने अंदर से एक लाल रेखा रिलीज करता है। अगर हम और भी ऊपर चढ़ते हैं तो हम एल्विस को देख सकते हैं। वे केवल 1 मिलीसेकंड के लिए दिखाई देते हैं। यह एक धीमी फ्लैट चमक है जो समुद्र तल से लगभग 62 मील की ऊंचाई पर आयोनोस्फीयर में गरज के साथ दिखाई देती है। एल्विस न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बीच की दूरी जितनी चौड़ी हो सकती है। एल्विस पहली बार 1990 में स्पेस शटल उड़ानों के दौरान देखे गए और ये पिक्सीज हैं। वे सन 2000 तक खोजे ही नहीं गए थे। वैज्ञानिकों ने बस 20 मिनट तक चमकती छोटी चमकदार घटनाओं को देखा। हालांकि वे बादल के अंदर बिजली कड़कने की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। पिक्सी 100 मीटर से छोटे होते हैं जो लगभग 330 फीट के बराबर होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी कड़कती बिजली इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होती है। वैसे अगर आप किसी थंडरस्टॉर्म में फंस गए हैं तो आपको इसके एपिसेंटर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आप एपिसेंटर से कितनी दूर हैं। लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत तेज होती है, इसलिए जब बिजली गिरती है तो आपको गड़गड़ाहट सुनाई देने में कुछ सेकंड लगते हैं। तो आपको उस गैप को मापने की जरूरत है। बिजली कड़की, अब सेकंड गिने। बिजली गिरने और गड़गड़ाहट की आवाज के बीच का हर एक सेकंड लगभग 1150 फीट के बराबर होता है। यह वह दूरी है जो साउंड वेव 1 सेकंड में तय करती है। तो अगर बिजली गिरने के बाद गड़गड़ाहट की देरी 5 सेकंड है तो आप बिजली के एपिसेंटर से लगभग 1 मील दूर हैं। आप गंध से भी यह बता सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म आएगा या नहीं। थंडरस्टॉर्म से पहले की हवा ज्यादा फ्रेश लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एयर करंट ऊपरी एटमॉस्फेयर से ओजोन के मॉलिक्यूल्स लाती है। यह वही ओजोन है जो हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है और सूर्य की गर्मी को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करती है। हम सांस लेने के लिए 2 एटम्स के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसमें एक और जोड़ें तो आपको ओजोन मिलता है। अल्ट्रावायलेट लाइट 2 ऑक्सीजन एटम्स को तोड़ती है और वह उनमें अब्सॉर्ब हो जाती है। ये टूटे हुए एटम्स तब नॉर्मल डबल ऑक्सीजन एटम्स से जुड़ जाते हैं। जब फिर से एक अल्ट्रावायलेट बीम एक ओजोन मॉलिक्यूल से टकराती है तो यह एक ऑक्सीजन एटम को फिर से चेन से बाहर कर देती है।
लेकिन ओजोन फिर से पैदा होती रहती है। ऐसे में खोई हुई ऑक्सीजन दूसरे डबल एटम से फिर से जुड़ जाती है। लेकिन ओजोन लेयर उस वक्त डैमेज होने लगी जब इंसानों ने एटमॉस्फेयर में हानिकारक गैस छोड़ना शुरू कर दिया। इसके लिए फ्रीऑन को दोष दिया जा सकता है। यह वह गैस है जिसका उपयोग हम अपने पुराने रेफ्रिजरेटर्स में करते थे। फ्रीऑन मॉलिक्यूल्स में हानिकारक क्लोरीन एटम्स होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज इन मॉलिक्यूल्स में से इस एटम को बाहर निकालती है। फिर वह क्लोरीन एटम ओजोन से एक ऑक्सीजन एटम चुरा लेता है। तो फिर से हमारे पास एक डबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो रीजेनरेट नहीं हो सकता है और हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से नहीं बचा सकता। इससे ओजोन लेयर में एक छेद हो जाता है। सबसे फेमस ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर था, लेकिन जब इंसानों ने हानिकारक केमिकल्स के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया तो यह छेद ठीक होने लगा। ऐसा नहीं है कि यह छेद पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन वह वैसे ही पोजीशन में आ जाएगा जैसा कि वह पहले था।